एक आइडिया देने वाला हूँ कि बेसिकली इस चैप्टर में क्या है। ऑन सेइंग प्लीज में हमें कैरेक्टर या एलिस आए और मुझे पकड़ ले लेकिन नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, ये क्या करते हैं, ये इसी तरह का एंगेजमेंट बनाते। चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप 11th एंड 12th अकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके 12th इंग्लिश के प्रो सेक्शन के बारे में, जहां पे मैं आपके 4 जो चैप्टर्स है वो वन शॉट तरीके से कवर करने वाला हूं। हाँ, अगर आपको अदर देन दिस चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं, तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बता देना। मैं उसकी कोई वीडियो की लिंक्स होंगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां पे मैंने चीजें कवर की है, तो जो भी एक्स्ट्रा आ रहा होगा वहां से आप कवर कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये टर्म एग्जामिनेशंस कॉलेज कंडक्ट करवाती है, तो कॉलेज अपने हिसाब से करती है, तो मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ कि 50% सिलेबस में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, तो 50% सिलेबस के हिसाब से मैं चीजें यहाँ पे क्या कवर करने वाला हूँ, ठीक है। और भी कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, और कौन सी टॉपिक चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। और एक चीज और मैं यहाँ पे कहूंगा कि देखो, मैं आपके लिए इतनी सारी चीजें लेकर आ रहा हूँ, डे बाय डे आपके लिए कई सारी वीडियोस आने वाली, जिससे आपकी टर्म एग्जामिनेशन को लेकर आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो आपको बूस्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे लिए, मेरे कॉन्फिडेंस के भी बूस्ट करने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने जितने दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो, कि मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आए और मैं आपके लिए एक से एक कंटेंट यहाँ पे क्या लेकर आ सकूं, और मैं आपकी जो प्रिपरेशन है टर्म एग्जामिनेशन के लिए, 12th इंग्लिश बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, मैं आपके लिए क्या कंप्लीट कर सकूं। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम चीजों की शुरुआत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारे इस चैप्टर्स को। अब इस चैप्टर्स को बनाने का मेरा मेन मोटिव क्या है? क्या सर आप हर एक जो चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले? नहीं, मैं हर एक चीज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला। देखो, एक चीज मैं यहाँ पे करूंगा, मुझे पेपर पैटर्न समझना पड़ेगा। जब मैं पेपर पैटर्न देखता हूं तो प्रो सेक्शन में मुझे एक चीज होती है कि मुझे एक पैराग्राफ आता है, ठीक है, उस पैराग्राफ के बेसिस पे मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मुझे पैराग्राफ रीड करके वो क्वेश्चंस का मुझे आंसर क्या देना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रोज आते हैं, एक होता है सीन और एक होता है अनसीन। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का माध्यम यही है, ठीक है, माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से मेरा बनाने आपको बताने का उद्देश्य यही है कि यहाँ पे मैं आपको क्या कराने वाला हूँ। मैं बेसिकली आपको हर एक चैप्टर्स का एक जिस्ट देने वाला हूँ, एक आइडिया देने वाला हूँ कि बेसिकली इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर के इवेंट्स कौन से हुए थे, ठीक है, वैसे ही आपके बाकी के 3 चैप्टर्स के भी इवेंट्स कौन से थे, वो चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि बेसिकली एक एस्ट्रोलॉजी डे वाले चैप्टर में क्या है, द कॉप एंड द एंथम वाले चैप्टर में क्या है, ऑन सेइंग प्लीज वाले चैप्टर में क्या है, फिर बिग डाटा बिग इनसाइट्स वाले चैप्टर में क्या है। इन चीजों के बारे में आपको क्लियर एक आइडिया हो जाएगा और आप थोड़े से अश्योर्ड हो जाओगे कि इस चैप्टर से मुझे क्या क्या चीजें क्या देखनी है और करनी है। समझ में आ गया? बाकी पैराग्राफ में से कैसे आंसर ढूंढना चाहिए, कैसे नहीं ढूंढना चाहिए, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, उसकी भी वीडियो में लेके आऊंगा। और भी कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आप जितना प्यार दिखाएंगे, जितना सपोर्ट दिखाएंगे, उतना ज्यादा ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अगर बट ऑब्वियसली ज्यादा प्यार नहीं दिखाएंगे तो भाई कैसे मैं कर सकता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं चीजों को। सबसे पहली चीज, जब मैं एन एस्ट्रोलॉजर डे की बात करता हूं तो ये कहानी किसके बारे में? कहानी आपके एक बाबा के बारे में है, ठीक है, एक गुरु नायक के बारे में, ठीक है, जहां पे जो गुरु नायक है, गुरु नायक क्या आता है, गुरु नायक अपना बदला लेने के लिए क्या ढूंढता रहता है, जो भी उसका मुजरिम था, जिसने भी उसके ऊपर ये किया था, आक्रमण किया था, अटैक किया था, उसको ढूंढने के लिए क्या निकलता है, इसी के बारे में कहानी है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहानी की शुरुआत किससे होती है? कहानी की शुरुआत होती है हमारे एक बहुत ही महान संत के साथ होती है, एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो अपने सारे औजार, यानी देखो कवरी शेल्स हो गया, अपना पाम बुक्स हो गए, ठीक है, शीट्स हो गई, ये सारी चीजें लेकर ये टैमरेट के पेड़ के नीचे क्या बैठा रहता है, ठीक है। अब इसका जो यूनिक कपड़े पहनने का जो तरीका थोड़ा सा अलग था, और इसके जो बियर्ड्स थे, वो बियर्ड्स और इसकी जो आंखें थी वो क्या करती थी, कस्टमर्स को अपनी तरफ क्या बहुत ज्यादा अट्रैक्ट क्या किया करती थी, ठीक है। अब ये जो हमारे एस्ट्रोलॉजर थे, ये एस्ट्रोलॉजर सच के एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, इनको दूसरे की जिंदगी के बारे में उतना ही पता था जितना इनको अपनी जिंदगी के बारे में पता था। तो ये क्या करते थे, किस तरीके से भविष्यवाणी किया करते थे, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये हमेशा अपने क्लाइंट्स को, अपने जो कस्टमर्स होते थे उनके बारे में सुना करते थे 10 मिनट तक, ठीक है। फिर जब वो सुन लेते थे, सुनने के बाद फिर उसके बेसिस पे क्या किया करते थे, वो लोगों को एडवाइस क्या दिया करते थे। मोस्टली इनके जो आंसर्स होते थे वो बहुत ही चालाक तरीके से वो गेस किया करते थे, और गेस के बेसिस पे क्या करते थे, लोगों को आंसर क्या दिया करते थे। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि ये कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, इनको बहुत सारी शक्तियों दी गई थी, ठीक, या फिर बहुत सारी बोलते ना कि विद्या का ज्ञान था, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। इसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं, ये चीज आप समझ लो, ठीक है। ये हमेशा
जो लोगों के लाइफ में जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती थी और उन्हीं के बेसिस पे क्या करते थे, वो सजेशन क्या दिया करते थे। जैसे कोई बंदा अपने रिश्तेदार से नाराज है, कोई बंदा अपनी जॉब से खुश नहीं है, कोई बंदा के घर में फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो ये ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है जो हर एक घर में क्या होते ही होते कभी ना कभी। तो ये उसके बेसिस पे क्या करते थे, सजेशन क्या दिया करते थे। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा ये जो एस्ट्रोलॉजर, ये एस्ट्रोलॉजर एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजर नहीं है। ये क्या हुआ करता था, ये इसने अपना गांव क्या छोड़कर, ये बिना किसी प्लान के अपना गांव छोड़कर क्या यहाँ पे आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पे वो सोचता है कि अगर मैं आज भी गांव में रहता तो मैं किस तरीके से रहता, जैसे मेरे एंसेस्टर्स रहा करते थे, मतलब मेरे जैसे पूर्वज रहा करते थे, मैं उसी तरीके से रहता, जहां पे मैं फार्मिंग करता, अपने फैमिली के साथ अपने घर में रहता। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। वो अपने घर से 100 मील दूर क्या आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, जो कि एक गांव वाले के, एक विलेजर के लिए एक ऐसा डिस्टेंस है, ऐसा लगता है कि जैसे वो 7 समुद्र पार करके क्या कहीं जा रहा होगा, इतना बड़ा डिस्टेंस वो क्रॉस करके यहाँ पे है। अब क्या रीजन था क्रॉस करके आने का, इन चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे। ठीक है, अब जैसे ये सारी चीजों में दिन क्या होता है, खत्म होने। अब जब दिन खत्म होने वाला था और धीरे धीरे जो मार्केट है वो क्या बंद होने वाला रहता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर भी रेडी हो जाता है और अपने सारे जो सामान है वो सामान अपने पोटली में क्या भर के रेडी हो जाता है जाने के लिए। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और आदमी क्या करता है, चैलेंज करता है एस्ट्रोलॉजर को कि एस्ट्रोलॉजर की स्किल्स पर क्या कहता है, चैलेंज करता है। हालांकि अगर मैं बात करूं, इस आदमी को उकसाने का काम भी किसने किया था, आपके इन्हीं भाई साहब ने किया था। जहां पे इन्होंने बोला कि क्या हुआ, बोलो बेटा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तुम्हारी कुछ मैं मदद कर दूं। ऐसे करते 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 बोलते कि मुझे मेरी कुछ मदद नहीं, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। तो बोलते मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं मदद कर सकता हूँ। तो ऐसे उकसाया गया था। तो फिर फटाक से तभी ये जो आदमी है, ये आदमी जाके बैठ जाता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर के सामने, इसका नाम गुरु नायक होता है। ठीक है, तभी ये जो आदमी ये क्या करता है, पूरा अंधेरा हो जाता है, तो ये क्या करता है, माचिस जलाता है और अपनी जो बीड़ी है वो बीड़ी क्या जलाता है। तो एस्ट्रोलॉजर क्या देखता है, एस्ट्रोलॉजर उस जो माचिस जलाई, उस माचिस की जलाने की रोशनी में क्या करता है, ये भाई साहब का क्या चेहरा देख लेता है। अब जब जैसे ही चेहरा देख लेता है तो ये जो एस्ट्रोलॉजर है घबराने लगता है, डरने लगता है। ठीक है, फिर एस्ट्रोलॉजर बहाने बनाने लगता है कि अब बहुत ज्यादा लेट हो गया है, ठीक है, मैं आपका भविष्यवाणी नहीं कर सकता, मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। लेकिन जो आदमी है वो क्या हो जाता है, वो फोर्स करने लगता है कि तुमने मेरा समय क्या किया है, वेस्ट किया, अब तुम मुझे बताओ, नहीं तो तुम्हारे सारे कॉइन्स क्या मैं ले लूंगा। ठीक है, अब धीरे धीरे जो एस्ट्रोलॉजर है वो घबराने लगता है और धीरे धीरे जो है उसका जो फ्यूचर है बताने लगता है। तभी यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आंसर्स जो होते हैं, मैंने कहा कि ये गेस के बेसिस पे था। ठीक है, जो सभी के लिए कॉमन आंसर्स बताया करते थे। तो जो एस्ट्रोलॉजर है वह एस्ट्रोलॉजर नहीं बता पाता है, तो ये जो हमारे गुरु नायक है, गुरु नायक बोलते हैं मुझे क्लियर आंसर चाहिए और कट टू कट आंसर क्या चाहिए। ठीक है, अब वहीं पे अगर मैं बात करूं तो द मैन डिमांड क्लियर आंसर अबाउट हिज सर्च एंड थ्रेटेंड द एस्ट्रोलॉजर फॉर मनी। अगर आप मेरा जवाब जो है क्लियर नहीं दे पाओगे तो मैं आपके सारे जो पैसे वो पैसे में क्या लूट लूंगा। अब अच्छी खासी दोनों के बीच में बार्गेनिंग हुई कि अगर मैं बताऊंगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, अगर नहीं अगर तू नहीं बता पाया तो तू मुझे कितना पैसा देगा। ऐसे कुछ क्या इनके बीच में क्या बार्गेनिंग चली। ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजर था वो एग्री हो गया। अब फिर वो बताने लगा कि तुम्हें एक बार मरने के लिए क्या छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही हूं। तो ये बात सुनने के बाद जो गुरु नायक है वो गुरु नायक अपना कुर्ता खोलते हैं और जो जख्म होते हैं उनके छाती पे वो छाती क्या दिखाने लगते हैं। तो फिर एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि तुम पे चाकू से क्या वार किया गया था और तुम्हें एक कुएं में क्या छोड़ दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो गुरु नायक है, मैंने बोला ना कि खोल के दिखाने लगते हैं कि ये देखो ये जख्म है पूरे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो गुरु नायक है पूछते हैं कि मैं अपना बदला कब ले सकता हूं। तो एस्ट्रोलॉजर रिप्लाई करता है कभी भी नहीं। क्या, कभी भी नहीं। अब वो पूछ, अब कभी भी नहीं, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि जिसने तुम पे आक्रमण किया था, जिसने तुम्हें मारा था वो 4 महीने पहले ही क्या मर चुका है। वही फिर एस्ट्रोलॉजर जो है गुरु नायक को एडवाइस देते कि भैया तुम गांव चले जाओ और फिर कभी भी इस डायरेक्शन में आने की कोशिश मत करना। ठीक है, क्योंकि तुम जिससे रिवेंज लेना चाहते थे वो ऑलरेडी मर चुका है। ठीक है, तो तुम यहां आने की कोशिश भी बिल्कुल भी करना मत। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद जो एस्ट्रोलॉजर है वो पूरा सिक्का विक्का लेके अपनी बीवी के पास जाता है। तो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, अपनी बीवी को सारे जो सिक्के क्या दे देता है। ठीक है, वो उसकी बीवी पूछती है तुम इतना लेट क्यों हुए, तो वो बोलता है कि वो कॉइन्स दे देता है। तो बीवी को समझ में आ जाता है कि भैया ये क्यों लेट हुआ था, क्यों काम कर रहा था कुछ। ठीक है, फिर उसके बाद खाना पीना मस्त खा के जो एस्ट्रोलॉजर है वो अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं आज बहुत खुश हूं। तो क्यों, क्योंकि मैंने जिसे सोचा था कि मैंने कई साल पहले क्या मैंने मार दिया था, ठीक है, वो क्या है, जिंदा है। तो मेरे कंधों पे जो एक बोझ था कि मैंने किसी का मर्डर किया है वो अब जिंदा है, तो मेरा वो जो बोझ है उतर चुका है। तो उसकी बीवी बोलती है मर्डर,
तुमने मर्डर किया। तो हाँ बोलते हैं, जब मैं अपने नौजवानी के दिनों में, जवानी के दिनों में, जब मैं बोलते हैं ना कि एक मेरे अंदर जोश बहुत था, एनर्जी बहुत थी, तो मैंने एक आदमी को मार के क्या मैं कर दिया था, मैंने कुएं में फेंक दिया था। और तभी मैं क्या उसी डर से तो मैं अपना गाँव व्यू सब छोड़ के मैं यहाँ आ गया था और तुमसे शादी करके यहाँ पे मैंने अपना घर बसा लिया था। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो गुरु नायक है और ये जो एस्ट्रोलॉजर दोनों ही एक ही गांव के थे, ठीक है, एक ही साथ क्या रहा करते थे, और क्या रीजन थी कि जो एस्ट्रोलॉजर है वो अपना गांव छोड़कर क्यों आया था, ये चीज के बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो मैंने क्या कंप्लीट कर दिया। अब फटाफट से मैं सेकंड चैप्टर की पीपीटी लगा दूं, फिर उसके बाद हम सेकंड चैप्टर भी करते हैं। चलो अब स्टार्ट करेंगे हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है ऑन सेइंग प्लीज। तो चलो फटाफट से चीजें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, ऑन सेइंग प्लीज में हमें कैरेक्टर क्या, एक लिफ्टमैन का कैरेक्टर दिखने मिलेगा, एक लाइफ पैसेंजर का, ठीक है, फिर एक कंडक्टर का और एक ऑथर का। ठीक है, तो ऐसे 4 कैरेक्टर्स हमें देखने मिलेंगे। यहाँ पे हम बेसिकली 2 कहानियां पढ़ने वाले हैं। एक कहानी ऐसी जहां पे रूडनेस के बारे में बताया, एक कहानी ऐसी जहां पे पोलाइटनेस के बारे में बताया। तो ये दोनों कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं, और कैसे नफरत से नफरत फैलती है और कैसे प्यार से प्यार फैलता है, इस चीज के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, और क्या सही है और क्या गलत है, इन चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलो फटाफट से करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, एक माहौल जो होता है पूरा कॉर्पोरेट ऑफिस का होता है। कॉर्पोरेट ऑफिस में आप जानते हैं कि एक जो लिफ्ट मैन होता है, वो लिफ्ट मैन क्या करता है, लिफ्ट में क्या बैठता है, और जो भी लोग आते हैं, जो क्या करते हैं, जो लिफ्ट से ऊपर नीचे जाते हैं, उन सभी को क्या कहता है, ये जो लिफ्ट मैन है वो फ्लोर पे क्या क्लिक करता है, फ्लोर पे पहुंचाने की कोशिश करता है। सही बात है, तो आज यही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलो फटाफट सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, तो एक जो यंग मैन है वो क्या कर रहा था, वो लिफ्ट में काम कर रहा था। तभी एक आदमी आया लिफ्ट में और उसने कहा टॉप, उसने कहा टॉप, लेकिन टॉप के साथ उसने प्लीज कहा नहीं। अब जब ये बात, ये जो चीज सुनी लिफ्ट मैन ने, तो लिफ्ट मैन को गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आ गया, क्योंकि लिफ्टमैन को क्या ये फील हुआ, इंसल्टिंग फील हुआ कि इसने मुझे ऑर्डर दिया है, ठीक है, इसने मुझसे प्लीज नहीं कहा। तो यहीं पे अगर मैं बात करूं, तो ये जो यंग मैन है, यंग मैन क्या कहता है, उस आदमी को उठाता है, उस आदमी को लिफ्टमैन को उठाता, लिफ्टमैन क्या करता है, उस आदमी को उठाता है और उठा के क्या लिफ्ट के बाहर क्या फेंक देता है। फिर तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस क्या करती है, लिफ्टमैन को क्या पनिश करती है। क्यों पनिश करती है, क्योंकि किसी को भी मारना ये क्या होता है, ये गलत बात क्या होता है। हालांकि वो कितने भी रूड आपके साथ, लेकिन आप हाथ उठा सकते नहीं। और सही बात है कि कहीं पे भी किसी भी तरह का कानून नहीं है कि अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसके ऊपर हाथ उठा दो, तो वो क्या होगा, वो सही होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसके ऊपर हाथ उठा नहीं सकता। हाँ, रिटर्न में आप भी बोल सकते हो, लेकिन आपको हाथ उठाने का कोई भी अधिकार है नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे यही बोला है कि जो लॉ है, जो कानून है, हमेशा किसको पनिश करता है, जैसे चोरी किया, मारपीट किया, उसी को पनिश करता है। कोई आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, ठीक है, आपको प्लीज नहीं बोल रहा है, तो ये किसी भी तरीके का एक क्राइम होता नहीं है। हम किसी भी इंसान को मार नहीं सकते बस इसीलिए क्योंकि उसने आपसे बात अच्छे से नहीं की, आपसे व्यवहार अच्छे से नहीं किया, इस वजह से अगर हम करते हैं तो हमेशा जो लोग, अगर कुछ ऐसा होता कि जैसे कि अगर कोई बुरा व्यवहार कर रहा है और उसको हम मारने लगते और ये सही होता, तो दुनिया में हर एक इंसान क्या करता है, एक दूसरे से लड़ाई ही करता रहता और कभी भी कोई भी इंसान खुश रहता नहीं। तो जो लिफ्ट मैन था उसको बहुत ज्यादा क्या बुरा लग रहा था, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसने उसकी इज्जत नहीं की, ठीक है, उसकी जो फीलिंग्स है, उसकी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा क्या किया, उसको हर्ट किया। ठीक है, ये फीलिंग्स उसकी इतनी हर्ट हुई जो उसकी छोटी सी इंजरी के सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन जो लॉ है, जो कानून है, वो कानून किसी भी तरीके से उनको पनिश करता नहीं है लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए। इससे जो लिफ्टमैन है, लिफ्टमैन को किसी भी तरीके से क्या उस आदमी को मारना नहीं चाहिए था, मारपीट का रास्ता अपनाना नहीं चाहिए था। यहीं पे बोला है कि जो रूडनेस कैन पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये जो दुर्व्यवहार है, ये दुर्व्यवहार एक इंसान से दूसरे इंसान तक क्या फैलता जाता है। हालांकि हो सकता है जो रूड मैन था वो भी किसी के द्वारा रूडली क्या बिहेव किया गया होगा, ठीक है, उससे भी किसी ने क्या बुरे तरीके से बात किया होगा, और उसी का जो गुस्सा है उसका किस पे निकल गया, लिफ्ट मैन पे क्या निकल गया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। इस वजह से अगर एक भी रूड एक्ट, एक दुर्व्यवहार आपका क्या कर सकता है, किसी भी इंसान का पूरा दिन क्या खराब कर सकता है। ठीक है, हालांकि जो लिफ्टमैन था वो गलत था, लिफ्टमैन जो था गलत था, लेकिन फिर भी जो लोग थे, जो आजू बाजू के लोग थे, उनको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि लिफ्टमैन के साथ ऐसा हुआ। ठीक है, हालांकि किसी से भी थैंक यू या फिर प्लीज बोलने से हम छोटे नहीं हो जाते, ये हमारे अच्छे मैनर्स बताते, हमारे अच्छे व्यवहार बताते। समझ में आ गया। ठीक है, ये जो छोटे से वर्ड है, ये छोटे से वर्ड लोगों को क्या खुश रहने में क्या मदद करते हैं। हमेशा ये चीज बहुत ज्यादा आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी को भी ऑर्डर देने से अच्छा
कि किसी को भी रिक्वेस्ट कर लो, किसी से भी मांग लो, वो ज्यादा बेटर क्या होता है। गुड मैनर्स मेक लाइफ इजी एंड पीसफुल फॉर एवरीवन। जो अच्छे तौर तरीके होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों की जिंदगी आसान बनाते हैं और पीसफुल बनाते हैं सभी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक कहानी हो गई जहां पे हमने रूडनेस के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, बस कंडक्टर के बारे में पढ़ने वाला। जो नरेटर है इस स्टोरी के, उनके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। जो राइटर है वो राइटर किसके बारे में बात करते हैं, एक बहुत ही पोलाइट और बहुत ही काइंड बसमैन के बारे में, बस कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। हालांकि अंदर बात करूं तो कुछ कंडक्टर्स होते हैं बहुत रूड होते हैं, लेकिन उसमें से कई ज्यादा क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा पोलाइट क्या होते हैं, ठीक है। अब यहीं पे एक वो एक ऐसे कंडक्टर के बारे में बात करने वाला जो सभी से क्या रिस्पेक्टफुली बात करता था, ठीक है, प्यार से बात करता था और सभी से अच्छे तरीके से क्या व्यवहार क्या करता था। राइटर उसे क्या बुलाते हैं, जो पोलाइट कंडक्टर बुलाते हैं। क्यों पोलाइट कंडक्टर बुलाते हैं, क्योंकि इस नाम से वो क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसके बारे में बता रहे कि वो कितना मैनर्ड पर्सन क्या था, ठीक है। एक दिन क्या होता है, जो राइटर है वो बस पे जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पास कोई भी पैसा नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा कंडक्टर को बोला कि भैया मेरे पास पैसे नहीं और मैं पे कर नहीं पाऊंगा। हालांकि अगर कोई और होता तो वो क्या हो जाता, वो गुस्सा हो जाता, वो चिढ़ने लगता, उसको बाहर फेंक देता। लेकिन ये जो बस कंडक्टर था, इस बस कंडक्टर ने कुछ भी नहीं बोला, उसने स्माइल किया और कहा इट्स ओके, ठीक है। और इसने क्या किया, कंडक्टर ने राइटर को क्या टिकट भी दी और ट्रस्ट किया कि आगे ये जो राइटर है ये क्या करेंगे, उनको पे कर देंगे। हालांकि अगर मैं बात करूं, लकीली जो राइटर है वो सर्च करे थे और उनको एक सिक्का मिल गया, मतलब एक कॉइन मिल गई और उन्होंने क्या कर दिया, कंडक्टर को पे कर दिया, ठीक है। ये तो बात हो गई पैसे की, लेकिन जो राइटर था बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था। अब इंप्रेस इसलिए हो चुका था क्योंकि जो कंडक्टर की काइंडनेस थी वो उसके दिल को क्या छू ली थी। वहीं दूसरे दिन कंडक्टर क्या हुआ, कंडक्टर भैया चल रहे थे, बहुत भीड़ थी और गलती से इनका जो पैर था वो राइटर के पैर के ऊपर क्या चला गया, ठीक है। और जो कंडक्टर था उसने फटाक से क्या बोला, राइटर को सॉरी क्या बोल दिया, बहुत ही प्यारी तरीके से। हालांकि अगर मैं बात करूं कि जो राइटर का जो टो था वो दर्द भले कर रहा था, लेकिन जब उसने सॉरी सुना तो सॉरी सुनने के बाद किसी ना किसी तरीके से जो राइटर को बहुत अच्छा महसूस होने लगा। और राइटर ने हमेशा जो कंडक्टर था उसको नोटिस करना चालू किया कि ये जो कंडक्टर है हमेशा फ्रेंडली है, ये हमेशा बड़ों की मदद करता है, ठीक है, बच्चों के साथ जोक मारता है और लोगों जो अंधे लोग होते हैं उनको अच्छे से क्या गाइड करता है कि वो इजीली क्या उतर जाए। ये हमेशा जितने भी लोग बस पे चढ़ते हैं उन सभी को हैप्पी और कंफर्टेबल महसूस करवाने की कोशिश करता है। क्लियर हो। फिर उसके बाद जो कंडक्टर का जो गुड मूड है, पोलाइट नेचर है, ये क्या करता है, ये पूरा जो बस का जो एनवायरमेंट है वो बहुत अच्छा कर देता है। हालांकि जो बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग जो उदास होते हैं, ठीक है, जो गुस्सा होते हैं, वो भी क्या करते हैं, सिर्फ कंडक्टर के जो चीयरफुल कॉन्फिडेंस है, ये जो ऑरा है, इस ऑरा को देखकर वो भी क्या बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। गुड मैनर्स जैसे गुड मैनर्स लाइक बैड वंस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि कैसे एक नफरत से ही नफरत क्या फैलती है, उसी तरीके से अच्छाई से ही अच्छाई क्या फैलती है। अगर आप अच्छे हो, ठीक है, आपकी अच्छाई दूसरों में भी क्या होगी, पास होगी। और अगर आप बुरे हो, आपने किसी से दुर्व्यवहार किया, तो वो भी क्या हो जाएगा, सामने वाला भी क्या आपसे दुर्व्यवहार ही क्या करने लगेगा और वो फिर जाके किसी और से दुर्व्यवहार करेगा। तो राइटर हमें कहते हैं कि हमें हमेशा कंडक्टर से क्या सीखना चाहिए कि एक छोटा सा जो एक्ट है पोलाइटनेस का, वो किसी का दिन क्या बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है। ये कहते हैं किसी भी पर्सन की तरह, मतलब किसी भी लिफ्टमैन जैसे एंग्री हुआ वैसे हमें एंग्री होना नहीं चाहिए। हमें बहुत ही ज्यादा काम रहना चाहिए और पोलाइट रहना चाहिए। पोलाइटनेस एक वीकनेस नहीं, एक पावरफुल तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकते, कंट्रोल दिखा सकते। समझ में आ गया। वहीं पे फिर ये क्या करते हैं, वो आपके लॉर्ड चेस्टरफील्ड की स्टोरी क्या बताने क्या लगते हैं कि जैसे जो ट्रू विक्ट्री कम्स व्हेन वी स्टे काइंड इवन टू द रूड पीपल। जहां पे ये लॉर्ड चेस्टरफील्ड की कहानी बताते, जहां पर ये बोलते कि ट्रू विक्ट्री कब आती है, जब हम क्या करते हैं, हम रूड लोगों के साथ भी क्या बहुत ही प्यार से क्या रहते हैं। और लॉर्ड चेस्टरफील्ड की कहानी क्या, एक टाइम पे लंदन पे क्या हुआ करता था, लंदन पे एक पक्की सड़क हुआ करती और बाकी सब क्या कीचड़ हुआ करता था। तो यहाँ पे वही चीज थी कि जितने भी अच्छे लोग थे, जितने भी नोबल पर्सन हुआ करते थे, उन सभी को अलाउड था कि वो क्या कर सकते, वो वॉल के वो जो फुटपाथ है उससे जा सकते थे और बाकी लोग को नीचे से जाना पड़ता था, ठीक है। एक दिन यही हुआ, लॉर्ड चेस्टरफील्ड जा रहे थे, सामने से एक आदमी आ रहा था, वो बहुत रूडली बिहेव किया, ठीक है, रूडली बिहेव किया। बोलता है कि तुम जैसे इडियट के बरोबर मैं जा नहीं सकता। तो फिर जो लॉर्ड चेस्टरफील्ड है वो कहते हैं सही बात बोले कि मैं भी नहीं जा सकता। तो लॉर्ड चेस्टरफील्ड क्या होता है, वो कीचड़ में क्या उतर जाते हैं और अपने आप ही ये क्या कहते हैं, इंडिकेशन था कि लॉर्ड चेस्टरफील्ड के इसको भी क्या कह रहे हैं, स्काउंड्रेल क्या कह रहे हैं। समझ में आ गया। और फिर वो क्या चले
जाती है। इसी तरीके से क्या ये कहा गया है कि हालांकि लॉर्ड चेस्टरफील्ड अगर चाहते हैं तो जब उनको स्काउंड्रेल बोला गया, ठीक है, उनको जब इडियट बोला गया तो वो भी झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने झगड़ा किया क्या? उन्होंने झगड़ा नहीं किया, बल्कि उन्होंने बहुत ही प्यार से क्या किया, मैटर को सॉल्व किया, मैटर को क्या हैंडल किया। समझ में आ गया? तो यही चीज बोलेगी कि अगर हम किसी से प्यार से रहते हैं तो हमारा जो प्यार है वो आगे तक पास ऑन होगा, लेकिन अगर हम किसी से रूड बिहेवियर करते हैं तो वही रूड बिहेवियर एक इंसान से दूसरे इंसान तक क्या फैलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरी की पूरे जो चैप्टर यहाँ पे हमने कवर कर लिया। अब फटाफट से चलते हैं हमारे थर्ड चैप्टर की तरफ, और थर्ड चैप्टर की पीपीटी हम लगा लेते हैं। चलो दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है द कॉप एंड द एंथम। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली द कॉप एंड द एंथम में बेसिकली हम यहाँ पे एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करने वाला है जो ठंडी से बचने के लिए जेल जाना चाहता है। तो वो जेल जाने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करता है, क्या क्या चीजें परफॉर्म करता है, उसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग क्या जाने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली द कॉप एंड द एंथम है किस चीज के बारे में। जब मैं द कॉप एंड द एंथम की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे हमें कैरेक्टर जो देखने मिलता है वो सोपी देखने मिलता है। सोपी एक गरीब आदमी होता है जो कि स्ट्रीट्स पे क्या रहता है, और जल्द ही क्या ठंडी आने वाली रहती है। जो ठंडी आने वाली रहती है तो ये ठंडी से बचने के लिए क्या होना चाहता है, अरेस्ट होना चाहता है ताकि वो जेल में जा सके, और जेल में जाके उसे जो भी रहने के लिए एक जगह मिल जाएगी, गर्म जगह मिल जाएगा, और साथ ही साथ खाने के लिए खाना भी क्या वहां पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब वो अलग अलग तरकीबें अपनाता है कि वो किस तरीके से जेल जा सकता है, ठीक है, किस तरीके से ठंडी का जो मौसम है वो जेल में गुजार सकता है। तो सबसे पहली चीज वो क्या करता है, सबसे पहली चीज वो एक फैंसी रेस्टोरेंट में जाता है। फैंसी रेस्टोरेंट में जाने के बाद ठीक है वो सोचता है कि मैं यहाँ पे जाऊंगा और जाऊंगा बिना खाए, सॉरी खा के बिना पैसे दिए मैं क्या आ जाऊंगा, और फिर वो जो फैंसी रेस्टोरेंट वाले रहेंगे वो पुलिस को फोन करेंगे और पुलिस वाले मुझे जेल में क्या डाल देंगे। तो अब वो तैयार होके जाता है, ठीक है, फैंसी रेस्टोरेंट में एंट्री भी कर लेता है, लेकिन जो एंट्रेंस पे जो वेटर होता है वो उसकी पुरानी क्लोथ देख लेता है और उसके कपड़े देख लेता है, उसकी हालत देख रहा होता है, और उसकी हालत देख के ही वो क्या करता है, उसको ऐसे फेंक देता है। ठीक है, कहां पे फेंक देता है, रेस्टोरेंट के बाहर में फेंक देता है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था और उसको वेटर को उसके कपड़े से, उसके रहन सहन के ढंग से ही समझ में आ गया था कि भैया ये पैसे पे नहीं कर पाएगा, अगर ये खा भी लेगा तो पैसे पे नहीं कर पाएगा। अब वहां से वो निकल जाता है, चलता है चलता है चलता है, फिर रास्ते में उसको एक दुकान दिखती है और सामने एक कॉप दिखता है, एक पुलिस ऑफिसर दिखता है। तो सोपी क्या सोचता है, सोपी ये सोचता है कि मैं एक पत्थर उठा दो, पत्थर उठा के मैं क्या करता हूँ, ग्लास पे क्या फेंकता हूँ। जब पुलिस देखेगी, दुकानदार वाला बाहर आएगा, दुकानदार वाला बाहर आएगा तो वो क्या करेगा, पुलिस को फोन करेगा, पुलिस में पकड़ के लेके चली जाएगी। ठीक है, तो सोपी क्या करता है, सोपी लेता है, ठीक है, पत्थर लेता है, पत्थर लेके एक जो कांच जो होता है, कांच पे क्या करता है, फेंक देता है। कांच पे फेंकता है तो वो सोचता है अब मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, लेकिन पुलिसमैन आता है, लेकिन वो सोपी को पकड़ता है क्या, नहीं, वो सोपी को पकड़ता नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले का मानना ये क्या है कि कोई भी जो इंसान अगर वो चोरी करेगा या फिर कोई भी गलती करेगा तो वो वहां पे रुकता नहीं है, वो वहां से क्या हो जाता है, सब भाग जाता है, क्या करता है, ऐसे भाग जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो सोपी भाई साहब है, सोपी भाई साहब भागे थे क्या, नहीं, ये सोपी भाई साहब भागे नहीं थे, ये तो वहीं पे खड़े थे, क्योंकि ये चाहते थे कि पुलिस आए और मुझे पकड़ ले, लेकिन पुलिस पकड़ी क्या, नहीं पकड़ी। ठीक है, उसके अलावा क्या की पुलिस ने क्या किया, वहां पे दूर कोई इंसान भाग रहा था तो पुलिस क्या हो गई, ऐसे ऐसे भाग के किसको पकड़ने लगी, उसको क्या पकड़ने लगे, उसको पीछा क्या करने लग गया। अब ये भी प्लान फेल हो गया। अब फिर उसके बाद आप सोपी सोचता मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो ये क्या कहता है सोपी, अब एक चीप कैफे में जाता है, एक सस्ते कैफे में जाता है, सस्ते कैफे में जाता है, सब कुछ ऑर्डर करता है, ये ऑर्डर करता है। ठीक है, और फिर वो सब कुछ खा लेता है, और खाने के बाद वो कहता है, जब बिल आता है तो बोलता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं पैसे कहां से दूंगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अब सोपी खुश है, अब तो पुलिस आएगी और मेरा ठंडी का मौसम बहुत अच्छे जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो कैफे वाले होते हैं वो ये नहीं करते, कैफे वाले के सारे जो वर्कर्स वो आते हैं और वो क्या करते हैं, वो सोपी को बाहर के बाहर क्या फेंक देते हैं। फिर उसके बाद सोपी चलता रहता है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो एक क्राउड वाली एरिया में चले जाता है। अब क्राउड एरिया में चले जाता है, वहां पे वापस से पुलिस ऑफिसर दिखता है, तो वहीं पे जो सोपी है, सोपी क्या करता है, अभी प्रिटेंड करता है कि वो जैसे वो पिया हुआ जोर जोर से चिल्ला रहा था, ठीक है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि उसको लोगों का अटेंशन मिल सके, पुलिस का अटेंशन मिल सके और पुलिस जो नियर बाय वो आए उसको पकड़ ले। लेकिन होता क्या, होता उल्टा है कि जब सोपी चिल्लाने लगता है ठीक है, तो चिल्लाने लगता है तो पुलिस ऑफिसर क्या सोचता है कि एक कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, जो कोई मैच जीता होगा, ठीक है, और वो उसका जश्न मचा रहा है, उसका एंजॉय कर रहा है, ठीक है, और वो उसका बचपन समझ के उसको क्या छोड़ देता है, उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है,
फिर उसके बाद सोपी सोचता है अब यार क्या करूं, अब यार क्या करूं, अब यार क्या मैं क्या करूं। तो सोपी क्या करता है, सोपी फिर एक आदमी होता है, आदमी का अम्ब्रेला होता है, तो सोपी क्या करता है उस आदमी का अम्ब्रेला लेता है और अम्ब्रेला लेके बोलता है ये मेरा अम्ब्रेला है। तो सामने वाला आदमी बोलता है नहीं ये मेरा अम्ब्रेला है। तो सामने वाले आदमी को लगता है कि हो सकता है कि जब मैं सुबह एक दुकान पे गया था तो मेरा अम्ब्रेला एक्सचेंज हो गया होगा और मैंने गलती से इनका अम्ब्रेला क्या उठा लिया होगा। इस वजह से फिर ये जो आदमी, ये आदमी की भी क्या करता है, सोपी के लिए पुलिस ऑफिसर बुलाता है क्या, नहीं पुलिस ऑफिसर बुलाता नहीं। और सोपी का ये वाला भी जो काम है, ये वाली भी जो तरकीब होती है, ये भी तरकीब क्या होती है, वो पानी में पूरी तरीके से मिल जाती है। फिर उसके बाद सोपी को बहुत बुरा लगता है कि वो जेल नहीं जा पाया, कि वो जेल नहीं जा पाया। अब उसने बहुत सारी कोशिश की कि वो उसे लोग अरेस्ट कर ले, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। अब वो सोचता है कि कभी मैं जेल जा पाऊंगा। देखो सोचो एक इंसान जेल जाना चाहता है, कितना आलसी इंसान है। सिर्फ ठंडी से बचने के लिए, ठीक है, उसको फ्री में खाना मिल सके, इस वजह से वो जेल जाना चाहता है। सोचो कितने महान महान व्यक्ति है, कितने अच्छे अच्छे व्यक्ति है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे क्या एक पुराने शांत ओल्ड चर्च से क्या करता है, गुजरता रहता है। तभी एक सॉफ्ट म्यूजिक क्या आने लगता है। जब सॉफ्ट म्यूजिक सुनने के बाद जो सोपी होता है, सोपी को उसके पास्ट के बारे में आता है, जब उसके पास फैमिली हुआ करती थी, उसके सपने हुआ करते थे, एक अच्छी जिंदगी क्या हुआ करती थी। और वही गाने सुनने के बाद अब सोपी के अंदर एक बोलते एक स्ट्रॉन्ग विश आती है कि वो वापस से डिसाइड करता है कि वो एक जॉब ढूंढेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करेगा। जैसे ही मन में उसकी ख्याल आता है, तभी वहां पे एक पुलिस ऑफिसर आता है, बोलता है व्हाट आर यू डूइंग हियर, ठीक है। तो सोपी बोलता है नथिंग। तो पुलिस ऑफिसर क्या करता है, पुलिस ऑफिसर सोपी को क्या पकड़ लेता है, क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। अब पकड़ने के बाद उसको क्या करता है, जेल में कोर्ट में क्या पेश करता है। तो कोर्ट क्या करती है, उसको सजा क्या सुना देती है। सजा क्यों सुना देती है, कि वो एक चर्च के पास खड़ा था और कुछ भी कर रहा नहीं था, इस जुर्म में क्या उसको सजा क्या सुना दी थी। अब यहाँ पे देखो कि जिंदगी की अलग ही मोड़ ली। जब वो चाहता था कि वो जेल में जाए, तब उसे जेल में भेजा नहीं गया। जब उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन आया कि नहीं भाई मैं अपनी जिंदगी अच्छी करूंगा, मैं अपनी लाइफ एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करूंगा, तो वहीं पे क्या हो गया, वहीं पे चीजें ही अलग हो गई, वहां पे चीजें ही बदल गई एकदम अलग से। समझ में आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से क्या पूरी लाइफ होती है, और यही थी सोपी की कहानी। होप्स आपको ये वाला भी चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब चलो फटाक से मैं चलता हूँ हमारे चौथे चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है बिग डाटा बिग इनसाइट्स, और खत्म करते हैं हमारी ये फाइट। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है बिग डाटा बिग इनसाइट्स। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, बिग डाटा है क्या। बिग डाटा बेसिकली इसने क्या किया है, इसने कहीं ना कहीं हम सभी की जो जिंदगी है उसको चेंज करने में बहुत ज्यादा हेल्प किया है, ठीक है। चाहे वो हमारा खाना हो, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, चाहे वो हमारा ट्रैवल करना हो, चाहे वो साइंस हो, ठीक है। हर एक चीज को ये जो बिग डाटा है, ये बिग डाटा मॉडिफाई करने की, इंप्रूव करने की क्या कोशिश करता है। हर एक ऑनलाइन एक्टिविटी जो हम क्या करते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना, किसी से चैट करना, किसी को फॉलो करना, किसी को स्टॉक करना, हर एक चीज क्या करती है, हर एक चीज एक बहुत बड़ा डाटा क्या क्रिएट करती है। फिर उसी डाटा को क्या एनालाइज किया जाता है, एक पैटर्न और एक ट्रेंड क्या फॉलो किया जाता है, और फिर वही डाटा का, वही ट्रेंड का, वही पैटर्न का इस्तेमाल जो है इंडस्ट्रीज करती है, ठीक है। और उससे बड़े बड़े एडवांटेजेस क्या अपने कॉम्पिटिटर से क्या लेती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बिग डाटा बिग इनसाइट्स किस तरीके से काम आते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले आता है लोकेशन ट्रैकिंग। तो बिग डाटा हेल्प करता है जीपीएस और गूगल मैप्स को, ठीक है, एक रियल टाइम ट्रैफिक रूट और साथ ही साथ सेफ्टी अपडेट्स बताने के लिए। सही बात है, आप कहीं पे ट्रैवल करो, आपकी लोकेशन चालोगे और आप एक ही लोकेशन पे बहुत लंबे टाइम तक खड़े हो, तो यहाँ पे गूगल मैप को पता चल जाता है कि भैया यहाँ पे ट्रैफिक है, ठीक है। अगर उसी लोकेशन से बहुत ज्यादा सिग्नल आने लगता है कि बहुत देरी से वेट करे, तो यहाँ पे उनको ट्रैफिक आ रहा है। अब कई सारे लोग होते हैं जो स्टोरी डालते हैं कि हैविंग स्टक इन अ ट्रैफिक, तो यहाँ पे उनको समझ में आता है, इस स्टोरी से भी समझ में आता है कि भैया यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक है। It also allows tracking of goods and their conditions, helping logistic companies deliver faster, safer and more reliably. अब यहाँ पे ये जो लोकेशन ट्रैकिंग है, ये जो डाटा हेल्प करते हैं कि अगर हमने कोई भी गुड्स बनाया है, कोई भी कमोडिटी मंगाई है, तो उस वो कमोडिटी कहाँ तक पहुंची है, ठीक है, कब तक मुझे मिल जाएगी, उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है। इन सारी चीजों में भी क्या बहुत ज्यादा हेल्प करती है। साथ ही साथ हमें ये भी हेल्प करती है लॉजिस्टिक कंपनीज को कि वो डिलीवरी फास्टर करे, ठीक है, सेफली करे, और ये जो कंडीशन होनी चाहिए मोर रिलायबल होना चाहिए। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग द वेदर पैटर्न्स। अब ये वेदर पैटर्न्स में भी हेल्प करने में बहुत करता है समझने में। अब जो वेदर सेंसर्स होते हैं, जो सैटेलाइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बहुत सारा डाटा क्या कलेक्ट करते हैं और वेदर का फोरकास्ट करते हैं, जहां पर ये लोगों को नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में वार्न करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में स्टडी करते हैं, और साथ ही साथ प्रेडिक्ट करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कौन सी जगह पे कितनी है, अमेज़न में कितने पेड़ है, ठीक है, कितने मिनरल्स है, इन सारी चीजों के बारे में हमें क्या पता चलता है। समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें हमें किसकी वजह से पता चलती है, ये सारी चीजें हमें वेदर पैटर्न से क्या समझ में आती है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या आता है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री आता है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, लोग बहुत सारे गैजेट्स यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, जैसे स्मार्ट वॉचेस हो गया, ठीक है, हेल्थ एप्लीकेशंस हो गई, ठीक है, और बाकी सारे गैजेट्स होते हैं जो उनके क्या कहते हैं, उनके हार्ट रेट को क्या कहते हैं, ट्रैक करते हैं, उनकी एक्सरसाइज को ट्रैक करते हैं, वो कितना घंटा सो रहे उसको ट्रैक करते हैं, और बाकी सारे जो हेल्थ डाटा है वो भी उसको भी क्या ट्रैक करते हैं। अब जो बिग डाटा है वो हेल्प करता है डॉक्टर को, ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है, उनके जो बैड हेल्थ कंडीशन होती है या फिर डिजीज को इजी अच्छी तरीके से क्या उसका इलाज करने के लिए, उनके डिजीज को ट्रैक करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ डॉक्टर्स को ये भी हेल्प करती है कि उनका जो एक पर्टिकुलर पेशेंट है उस पेशेंट में क्या प्रोग्रेस हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको भी ये इजीली क्या मॉनिटर कर सकते हैं, और फिर इन्हीं डाटा के बेसिस पे वो क्या कर सकते हैं, वो एक पर्सनलाइज्ड एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये हेल्प भी करता है कि अगर बहुत सारी बीमारियां एक जो बीमारी बहुत सारे लोगों में निकल के आ रही है, तो उस बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है, उसमें रिसर्च, और कोई भी जो बड़ी बीमारी जो फैलने वाली है, ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उस चीज के बारे में भी हमें क्या हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, बैंकिंग, फाइनेंस और ट्रेडिंग। और जो बिग डाटा हेल्प करता है किसको, बैंक और फाइनेंस कंपनीज को, कि इन्वेस्टमेंट पैटर्न को समझना, ठीक है, सुटेबल प्लान्स बनाना, कि अगर कोई भी फ्रॉड हो रहा है तो फ्रॉड को डिटेक्ट करना, ठीक है, साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट करना, और साथ ही साथ जो ट्रांजैक्शन इश्यूज है उन ट्रांजैक्शन इश्यूज को फिक्स करके क्या रखना। साथ ही साथ ये बहुत सारे जो सर्वर लोड्स होते हैं उन सर्वर लोड्स को भी क्या होल्ड क्या करके रखता है। साथ ही साथ ये किसके द्वारा यूज किया जाता है, एससीसी द्वारा यूज किया जाता है, जो भी इलीगल ट्रेड है, ठीक है, ठीक है, इलीगल ट्रेड्स होते हैं ना, मतलब स्टॉक मार्केट में, ठीक है, उसको प्रिवेंट करना। साथ ही साथ हाई फ्रीक्वेंसी जो ट्रेडिंग होती है उसके बारे में पता लगाना। साथ ही साथ एल्गोरिदम जो होता है, एल्गोरिदम को स्टडी करता है, जिससे कोई भी इंसान क्या कर सकता है, क्विकली बाय और सेल का जो डिसीजन होता है वो ले सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डाटा, न्यूज, और साथ ही साथ सोशल मीडिया सिग्नल्स के बेसिस पे। फिर नेक्स्ट आता है आपका स्पोर्ट्स में। अब स्पोर्ट्स में किस तरीके से इस्तेमाल होता है वो देख लेते हैं। अब स्पोर्ट्स में अगर मैं बात करूं, जो बिग डाटा जो मैचेस से निकाले जाते हैं, ट्रेनिंग से, सेंसर से, ये इक्विपमेंट होता है जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को क्या स्टडी करने में हेल्प करता है। ये जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, ये प्लेयर्स को भी समझने में हेल्प आती है कि कहां पे मैं गलती कर रहा हूं, कहां पे मेरा इश्यू आ रहा है, कौन सा मोमेंटम मुझे करना चाहिए, कौन सा मोमेंटम मुझे नहीं करना चाहिए, क्या मेरा पोस्चर होना चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में समझने में क्या इनको हेल्प करता है और उनकी स्किल्स को भी क्या इंप्रूव करता है। और जो वीडियो एनालिटिक्स है वो एक डिटेल रिव्यू होता है हर एक मूव का, ठीक है, किसके प्लेयर का, जहां पे वो क्या कहते हैं इंडिविजुअल और टीम परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इसके बारे में स्टडी किया जाता है। फिर आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग अगर मैं बात करूं, एडवर्टाइजर्स बिग डाटा को यूज करते हैं ताकि जो बिहेवियर और जो टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, उनके लिए जो टारगेट एड्स है वो इफेक्टिवली रन कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये क्या करते हैं, ये डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं लोगों के इंटरेस्ट के बेसिस पे, उनके विजिट के बेसिस पे, उनके परचेस के बेसिस पे, उनके डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे, और फिर कुछ ऐसी तरीके की एडवर्टाइजमेंट ही वो क्या करते हैं, वो लोगों तक पहुंचाते हैं जो उनको पसंद है, जो उनको चाहिए रहता है, जो उनको चीजें चाहिए रहती है, उसके बेसिस पे ही वो क्या करते हैं, लोगों तक क्या एडवर्टाइजमेंट या फिर जो प्रचार होता है या फिर जो प्रोडक्ट्स होता है उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर आता है एंटरटेनमेंट एंड मीडिया। अब जो एंटरटेनमेंट और जो मीडिया है, ये जो बिग डाटा है वो इज यूज्ड टू रिकमेंड द कंटेंट बेस्ड ऑन द पास्ट यूज एंड द ऑनलाइन बिहेवियर। आपने देखा होगा यूट्यूब पे अगर आप कोई एजुकेशनल वीडियो देख रहे हो, तो एजुकेशनल वीडियो जब आप देखते हो तो आपको ये देखने मिलता है कि जब भी आपने एक या दो एजुकेशनल वीडियो देखी तो आपको हमेशा जो कंटेंट है वो हमेशा आपको उसी तरीके से देखने मिलेगा, ठीक है, आपको कुछ अलग देखने मिलता है नहीं। अगर आपने कोई बोलते हैं ना कि रिसेंट अपडेट्स के रिसेंट कोई चीजें हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई वीडियो देखी तो हमेशा जो वीडियो आपको उसी तरीके के देखने मिलेगा। कोई और वीडियो देखने मिलेगा क्या, नहीं, आपको कोई और वीडियो देखने मिलेगा नहीं। सेम तरीके से प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, ये क्या करते हैं, ये इसी तरह का एंगेजमेंट बढ़ाते हैं। अगर कोई गाने वाली वीडियो देख रहे हो तो उसके बाद आपको जितने भी रिकमेंडेशन आएंगी वो सब सॉन्ग वाली वीडियोस की ही रिकमेंडेशन आएगी, ठीक है। वही जो टीवी ब्रॉडकास्टर्स है वो जो व्यूअर्स के जो डाटा है उसके बेसिस पे क्या करते हैं, टारगेटेड एड्स दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर सेक्सुअल प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कोई सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू जो प्रेगनेंसी होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोडक्ट है वो दिन के टाइम पे नहीं दिखाया जाता, फिर दोपहर के टाइम पे नहीं दिखाया, वो कहाँ दिखाया जाता है, वो रात के टाइम पे दिखाया जाता है। फिर उसके बाद अगर वहीं पे मैं बात करूं, अगर कोई खिलौना है, ठीक है, अगर कोई बोलते हैं ना कि टॉयज की है तो टॉयज के मॉर्निंग में दिखाई जाती है या फिर इवनिंग में दिखाई जाती है। फिर उसके बाद औरतों से रिलेटेड अगर कोई चीज होगी तो वो कभी दिखाई जाती है, दोपहर में दिखाई जाती है। क्यों दिखाई जाती है दोपहर में, रीजन क्या होता है, क्योंकि जो वुमेन्स होती है वो सारा काम कर वेर के कभी
दोपहर में ही क्या खाली होती है, तो दोपहर में वो टीवी क्या देखती है, इससे जो एड्स होती है वो दोपहर में दिखाई जाती है। जैसे मैंने बताया कि जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है, जो प्रेगनेंसी होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो किड्स होते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको रात में दिखाया जाता है, क्योंकि जो लोग होते हैं, ठीक है, जो मेल और जो फीमेल्स होते हैं वो जनरली शाम को टीवी देखते हैं, ठीक है, अगर मेल है या फिर फीमेल है, और जो एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी कब होती है, मेनली जो रात के टाइम पे क्या परफॉर्म की जाती है। तो इस वजह से उन कस्टमर्स की जो साइकोलॉजी है उसको ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, एड्स का रन की जाती है, ताकि रेवेन्यू भी बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ यूजर्स का जो एक्सपीरियंस है उसको भी इंप्रूव किया जा सके। फिर आता है एजुकेशन इंडस्ट्री। और जो बिग डाटा है उसने एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा क्या ट्रांसफॉर्म किया है, कैसे स्टूडेंट्स की जो लर्निंग पैटर्न्स है उसको ट्रैक करके उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस और साथ ही साथ उनको कस्टमाइज कोर्सेज भी क्या कहते हैं वो अवेलेबल क्या करवाते हैं, ठीक है, जिससे उनको एक अच्छा करियर गाइडेंस मिलता है। साथ ही साथ जो रिसर्च होती है, जोग्राफी रिसर्च होती है, जो जोग्राफी स्टडीज होती है, जो गवर्नमेंट ऑपरेशंस होते हैं, और साथ ही साथ जो ओवरऑल प्रोग्रेस होता है, उन सभी को क्या परफॉर्म किया जा सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से, जो आपके बिग डाटा को एक अच्छा खासा टूल बनाती है मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए। समझ में आ गया? तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। होप्स आपको चीजें क्लियर हो गई। ये मेरी वन शॉट सीरीज थी आपके प्रो सेक्शन के लिए। अब आप चाहते हो कि अगला वीडियो अगर मैं पोयम पे लेकर आऊं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए पोयम की भी चीजें क्या लेकर हाजिर होऊंगा। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, ध्यान रखना दोस्तों। और भी वीडियो चाहते हो तो जितना हो सके उतना प्यार दिखाया चैट सेक्शन में, मैं आपके लिए लेके आऊंगा, मैं आपके लिए चीजें लेकर करूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।